अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम स्टॉक वैल्यूएशन प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स करने लगे। कुछ क्वेश्चंस थे कि स्टॉक वैल्यूएशन के जो क्वेश्चंस हैं, जो न्यूमेरिकल्स हैं, उन्हें हम कैसे सॉल्व करते हैं। आज हम उनके सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। स्टॉक वैल्यूएशन की जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हैं हमारे सामने, कुछ उनको डिस्कस करने लगे। स्टॉक वैल्यूएशन के लिए कुछ बेसिक फार्मूलाज हैं हमारे पास। नंबर 1, डी नॉट डी एन इज इक्वल टू डी नॉट 1 + टी की पावर n, वेयर डी एन क्या है कि उस साल का डिविडेंड जिस साल का आप फाइंड करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल मैं चेक करना चाहता हूँ टू 2020 या 2021 के अंदर क्या डिविडेंड होगा, तो ये डी एन उस साल के डिविडेंड को जाहिर करेगा। देन नेक्स्ट डी नॉट डिनोट कर रहा है कि जो पास्ट डिविडेंड है, जो पिछला डिविडेंड है, जो हमारे पास अवेलेबल है, जिसकी इंफॉर्मेशन हमारे पास मौजूद है, उसे हम डी नॉट से डिनोट करते हैं। 1 + जी जी हमें ग्रोथ रेट बता रहा है कि ग्रोथ कितनी होगी। पावर एन नंबर ऑफ ईयर्स को अगेन डिनोट कर रहा है। ठीक है, कितने सालों के बाद की आप वैल्यू जनरेट करना चाहते हैं। दूसरा फार्मूला है प्राइस का। इसे आप प्राइस या वैल्यू दोनों भी कह सकते हैं। ठीक है, ये प्राइस पी नॉट प्राइस भी है और ये आप इसे वैल्यू भी कह सकते हैं। वी एन से भी डिनोट इसे किया जा सकता है, प्राइस या वैल्यू ऑफ अ स्टॉक। इसका फार्मूला भी सेम उसी तरह है। डी नॉट जो आपके पास पास्ट डिविडेंड है, मल्टीप्लाई बाय 1 + टी, ग्रोथ के फैक्टर के साथ उसे मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइडेड बाय आर ई माइनस टी, वेयर आर ई इज द रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी। हम कुछ जगहों पर इसे के ई भी यूज करते हैं, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ठीक है, तो के ई आर ई या सिंपल आई भी यूज किया जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बात एक ही है। ठीक है, नॉर्मली ऐसा होता है कि हम अवेलेबिलिटी के हिसाब से चाहिए, तो अगर हमारे पास रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है तो हम आर ई ले लेते हैं। अगर हम वैट के थ्रू आ रहे हैं और हमारे पास कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकली हुई है तो हम के ई लिख देते हैं। अगर हमारे पास ना वैट है ना रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है तो हम सिंपल इंटरेस्ट फैक्टर यानी कि सिंपल स्मॉल आई से इसे डिनोट कर देते हैं आर ई को। ठीक है, माइनस टी अगेन ग्रोथ। ठीक हो गया जी। क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं, देन उन्हें सोल्व करते हैं। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, द बुलडॉग कंपनी पेड $1.5 ऑफ डिविडेंड्स दिस ईयर if its dividends are expected to grow at a rate of 3% per year। ये जो क्वेश्चन है ये रॉस की बुक के हैं। ठीक है, रॉस की बुक के कॉर्पोरेट फाइनेंस के क्वेश्चंस हैं। The Bulldog Company paid $1.5 dividend of dividends this year। जो बुलडॉग कंपनी है उसने इस साल $1.5 डिविडेंड पे किया है। उसने इस साल $1.5 डिविडेंड पे किया है। If its dividend are expected to grow at a rate of 3% per year, अगर उसका डिविडेंड जो है वो ग्रो करता है 3% पर ईयर के हिसाब से, अगर डिविडेंड ग्रो करता है 3% पर ईयर के हिसाब से, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड डिविडेंड पर शेयर फॉर बुड ऑफ 5 years फ्रॉम टूडे। आज से 5 साल बाद व्हाट इज द एक्सपेक्टेड डिविडेंड, एक्सपेक्टेड डिविडेंड क्या होगा पर शेयर, एक शेयर के ऊपर, फॉर बुलडॉग, इस बुलडॉग कंपनी का 5 years फ्रॉम टूडे, आज के 5 साल बाद। आज लेट अज्यूम आज हम करें हैं 2020 के अंदर, तो ये हमसे पूछ रहा है कि आज से 5 साल बाद 2025 के अंदर डिविडेंड क्या होगा अगर कंपनी डिविडेंड इस साल यानी कि 2020 के अंदर कंपनी ने पे किया $1.5 डिविडेंड। ठीक है, और एक्सपेक्टेड जो ग्रोथ है वो 3% है, एक्सपेक्टेड ग्रोथ 3% है। तो आप बताएं कि 5 साल आज के बाद, 5 सालों बाद डिविडेंड क्या होगा, एक्सपेक्टेड डिविडेंड क्या होगा। तो हमारे पास इधर अगर मैं इसके सोल्यूशन में जाऊं तो एक्सपेक्टेड डिविडेंड हमने कब फाइंड करना है, 5 years, आफ्टर 5 years। तो 5 सालों के बाद जो डिविडेंड है हमारे पास क्या हो जाएगा फिर D5। हम उसे कैसे डिनोट करेंगे, D5 से। ठीक है, हम उसे कैसे डिनोट करेंगे, D5 से। राइट, हमारे पास फार्मूला हमने फाइंड करना है डिविडेंड, तो डिविडेंड का सिंपल फार्मूला ये जो हमारे पास गिवन है, हम इसी फार्मूले को यूज करेंगे। डी एन इज इक्वल टू डी नॉट 1 + जी की पावर एन। ओके जी, डी नॉट 1 + जी की पावर एन, इस फार्मूले को यूज करते हैं।
हमारे पास हमने फाइंड करना है D5, क्यों? क्योंकि आफ्टर 5 ईयर्स, तो जितने सालों के बाद है D के साथ उतना ही आ जाएगा N, D5। D नॉट फार्मूला 1 प्लस जी की पावर 5, 1 प्लस जी की पावर 5 कि आपने कितना यूज करना है, कितने साल है, एन हमारे पास 5 ईयर्स है। वैल्यूज पुट करते हैं, डी नॉट की जगह पे उसकी वैल्यू पुट की, वो है $1.5, $1.5 है, तो डी नॉट की जगह पे $1.5 आ गया। आगे वन वैसे ही फार्मूले का, प्लस जी, जी की वैल्यू पुट करें, हमारे पास जी था 3% पर ईयर, 3% पर ईयर, तो जी की जगह पे वैल्यू आ गई 0.03। देन उसकी पावर हमें क्या चाहिए, 5, क्यों? क्योंकि 5 ईयर्स है, तो एन कितना आ गया, 5, मल्टीप्लाई किया 1.03 की पावर 5 की, तो आंसर हमारे पास आ गया 1.15927। ठीक है, देन इसको 1.5 जो डी नॉट था उससे मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास आंसर आ गया 1.73891, कि 5 सालों बाद जो बुलडॉग कंपनी है वो $1.73891 डिविडेंड पे करेगी, अगर उसकी ग्रोथ 3% पर ईयर रहती। जिससे हमें पता लग गया कि 5 सालों बाद इतना डिविडेंड ये कंपनी देगी, तो हमें इस कंपनी का शेयर्स खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए। ठीक है, अगर देखो हमने ये सोचा हुआ है कि यार मुझे जो चाहिए, मेरा ख्याल है कि मुझे ना $2 डिविडेंड चाहिए 5 सालों बाद, जबकि ये कितना देगी, 1.73, ओके मैं इसमें इन्वेस्ट नहीं करूंगा, मैं कहूँगा नहीं यार ये कम रिटर्न देगी। दूसरी साइड पे अगर मैंने सोचा हुआ है कि मुझे $1.5 डिविडेंड चाहिए और ये 1.7389 दे रही है, तो दैट मीन्स जितना मैंने सोचा उससे ज्यादा दे रही है, तो मुझे जरूर इस कंपनी के शेयर्स को बाय करना चाहिए, ताकि मुझे फ्यूचर में ज्यादा डिविडेंड मिल सके। ओके जी, ओके। देन दूसरे की प्रॉब्लम की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉब्लम, द करंट प्राइस ऑफ XYZ स्टॉक, द करंट प्राइस ऑफ XYZ स्टॉक इज $25 पर शेयर। प्राइस कितनी है आज, $25 पर शेयर, एक शेयर की जो प्राइस है वो $25 है। इफ XYZ करंट डिविडेंड इज 1 पर शेयर, करंट डिविडेंड कितना है, 1 पर शेयर, एंड इन्वेस्टर्स रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 10% आ गया। व्हाट इज द एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट ऑफ डिविडेंड्स फॉर XYZ? एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट क्या होगा, बेस्ड ऑन द कांस्टेंट ग्रोथ डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल। हम ये कह रहे हैं कि ग्रोथ कांस्टेंट है, उसकी बेस पे हम ग्रोथ फाइंड करने जाएंगे। ओके जी, हमारे पास फार्मूला है पी नॉट इज इक्वल टू डी नॉट 1 प्लस जी डिवाइडेड बाय, सॉरी मैं यहाँ पे डिवाइड लिखना भूल गया, डिवाइडेड बाय आर ई माइनस टी, आर ई रिटर्न, क्योंकि रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न हमें गिवन है। अब मैं जरा इधर वैल्यूज पहले लिख लेते हैं कि हमें कौन कौन सी चीजें गिवन है, देन फिर हम सोल्यूशन की तरफ जाएंगे। ओके जी, जो सबसे पहले करंट प्राइस ऑफ स्टॉक $25। ठीक है, जो करंट प्राइस है, प्राइस इज इक्वल टू पी नॉट, हमें कितनी गिवन है उसने, 25, $25 गिवन है। ओके जी, दूसरी क्या चीज हमें गिवन है, XYZ करंट डिविडेंड इज 1 पर शेयर, करंट डिविडेंड यानी कि डी नॉट, करंट डिविडेंड मतलब डी नॉट कितना हमें है जी, 1, 1 पर डॉलर गिवन है। ओके जी, देन नेक्स्ट रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न आर ई। ठीक है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न को किससे डिनोट करते हैं, आर ई से, बड़ा आर लिख लो छोटा आर लिख लो उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है जी, तो आर ई कितना है हमारे पास, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 10%, तो डेट इज 10% इज इक्वल टू 0.1। 10 को डिवाइड करेंगे 100 के ऊपर, आपको पता है परसेंटेज का मतलब ये होता है कि उस वैल्यू को 100 पे डिवाइड करें, तो जब 10% को 10 को 100 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.1। ओके जी, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट ऑफ डिविडेंड, फाइंड क्या करना है हमने, हमने जी फाइंड करना है, हमने क्या फाइंड करना है, जी फाइंड करना है। ठीक है जी, ये क्वेश्चन से हमारे पास पूरी इन्फॉर्मेशन आ गई। अगर हम क्वेश्चन से पूरी इन्फॉर्मेशन पहले ऐसे निकाल के नीचे लिख रहे हैं तो हमारी ये आसानी होती है कि बार बार हमें क्वेश्चन को रीड नहीं करना पड़ता और हम डायरेक्ट क्वेश्चन के सोल्यूशन पे चले जाते हैं। ठीक है, और दूसरा इसका बेनिफिट ये भी होता है, थोड़ी सी प्रेजेंटेशन भी बेहतर हो जाती है। तो ऐसे ही किया करो, पहले क्वेश्चन से उसकी वैल्यूज निकाल के लिख ली जो जो अवेलेबल इंफॉर्मेशन है, देन फिर आगे उसको सोल्यूशन की तरफ मूव किया।
ओके जी, फार्मूला हमारे पास है जी। ओके, फार्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं। पी है तो पी नॉट की जगह पर वैल्यू पुट की $25। डी नॉट की जगह पे वैल्यू पुट की 1। 1 फार्मूले का है, ये ऐसे ही आ जाता है। 1 प्लस जी, जी क्या है, ग्रोथ हमने फाइंड करनी है तो जी को ऐसे ही आने दिया। डिवाइड आर ई, आर ई की जगह पे उसकी वैल्यू पुट की $0.1, 0.1 सॉरी, तो 0.10 यहाँ पे पुट कर दिया। माइनस जी, जी अगेन फाइंड करना है तो जी एज इट आ। अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन कि ये हम बार बार फार्मूले में 1 प्लस जी क्यों आता है जी? आपने मोस्टली देखा होगा कि जी अकेला जी क्यों नहीं आता, तो 1 क्यों फार्मूले का प्लस करते हैं? 1 इसलिए प्लस करते हैं कि हम ये कहते हैं कि जी हमने इससे ऊपर का देखना है। अगर आप इस 1 को प्लस ना करो तो आंसर आएगा, आंसर जो आएगा वो जस्ट आपको इतना बताएगा कि पिछली वैल्यू से कितना इजाफा हुआ। जैसे ऊपर वाले फर्स्ट क्वेश्चन में देखो, अगर आप यहाँ पर 1 प्लस जी ना करो, ठीक है, आप जस्ट जी लेते हो, तो ये आपको जो जी है वो जस्ट आपको आंसर ये जो आया 1.7389, आंसर ये नहीं होगा 1.7389। अब ये 1.7389 आपको टोटल बता रहा है कि भाई 5 सालों बाद टोटल डिविडेंड इतना मिलेगा। अगर हम ये 1 ना करें फार्मूले वाला, ये जो 1 प्लस जी है ये 1 ना करें, तो ये जो आंसर होगा, ये आंसर हमें ये बताएगा कि 5 सालों बाद ये डी नॉट से कितना चेंज होगा। यानी कि सिंपल लफ्जों में अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि अगर मैं डी नॉट 1 प्लस जी नहीं करता, सिर्फ जी लेता हूँ, 1 नहीं लेता, ठीक है, तो देन जो आंसर आएगा वो आंसर मुझे ये बता रहा होगा कि डी नॉट माइनस डी 5, ठीक है, वो इन दोनों का फिर डिफरेंस जस्ट बताएगा, मुकम्मल वैल्यू नहीं बताएगा, वो जस्ट इन दोनों का डिफरेंस बताएगा। तो स्टैंडर्डाइज करने के लिए कि डी नॉट को भी अंदर प्लस करते हुए मजीद वैल्यू आगे बताई जाए, कितना इजाफा होगा, तो इस वजह से हम यहाँ पर 1 प्लस जी करते हैं हमेशा, ठीक है। ये जितना भी फार्मूलाज में आप देखोगे 1 प्लस जी, 1 प्लस आई, ठीक है, उस 1 को कांस्टेंट को ऐड करने का मकसद ही ये होता है कि हम उससे पूरी वैल्यू जनरेट कर सके, वरना वो जस्ट डिफरेंस ही बताएगा, ठीक है, कि कितना इजाफा हो रहा है। ओके जी, दोबारा अपने क्वेश्चन 2 की तरफ मूव करते हैं। ये ऐसे ही मेरे जहन में एक चीज आ गई कि अक्सर बच्चों के माइंड में होता है यार ये 1 क्यों आ रहा है, ये फार्मूले में 1 क्यों है, तो दैट्स व्हाई मैंने कहा तो उसे एक्सप्लेन कर दूं कि 1 क्यों होता है, हम क्यों देते हैं, क्योंकि 1 से ऊपर वैल्यू हम जाना चाह रहे होते हैं, स्टैंडर्डाइज करना चाह रहे होते हैं। ओके जी, तो वैल्यूज पुट की, प्राइस की जगह पे 25, डी नॉट की जगह पे 1, 1 प्लस जी डिवाइडेड बाय 0.10 माइनस जी। ओके हो गया जी। अच्छा 25 ऐसे ही है हमारे पास। अब दूसरी साइड पे है 1 इंटू 1 प्लस जी डिवाइडेड बाय 0.1 माइनस जी। हमने क्या किया, ये जो 0.10 माइनस जी है, ये देखो ये इस साइड पे डिवाइड हो रहा है। मैथ का सिंपल सा रूल, इक्वेशन की एक साइड पे डिवाइड जो चीज हो रही हो वो उसको दूसरी साइड पे अगर मूव किया जाए तो दूसरी साइड पे जाके वो मल्टीप्लाई हो जाती है। ये मैथ का सिंपल सा रूल है। तो ये जो डिवाइड हो रहा है 0.10 माइनस जी, अब ये दूसरी साइड पे जब इधर 25 के साथ जाएगा तो ये जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखो इधर आपके सामने आ गया $25 मल्टीप्लाई बाय 0.10 माइनस जी, ठीक हो गया। 0.10 माइनस जी इस साइड पे आके मल्टीप्लाई हो गया। उस साइड पे क्या बचा, उस साइड पे हमारे पास है 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस जी। 1 प्लस जी को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आएगा, अगेन 1 प्लस जी ही आएगा, ठीक है, क्योंकि बाहर 1 है। अगर कोई और वैल्यू होती तो फिर हमें मल्टीप्लाई होता। अब ये देखो 1 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 1, 1 जी से मल्टीप्लाई हुआ तो जी ही आ गया, क्लियर। तो ये 1 प्लस जी आ गया। और इस साइड पे अब ये 25 है, 25 को 0.10 से मल्टीप्लाई करते हैं। 25 बाहर है ना, बारी बारी दोनों से मल्टीप्लाई होगा। 25 0.10 से मल्टीप्लाई हुआ तो आंसर आ गया 2.5। 25 जब g से मल्टीप्लाई हुआ तो आंसर आ गया 25g। आंसर कितना आ गया 25g। दूसरी साइड पे हमारे पास है 1 प्लस जी। ओके जी, यहाँ पर चलो मैं एक स्टेप होगा आपके लिए कर देता हूँ। अब ये देखो मैं क्या करता हूँ, जी वाली वैल्यूज एक साइड पे कर देता हूँ, दूसरी वैल्यू एक साइड पे कर देता हूँ। यहाँ पर क्या है 2.5। अब ये जो 1 है इक्वल की दूसरी साइड पे जो 1 है, जब वो इस साइड पर आएगा तो आके क्या हो जाएगा 2.5 माइनस 1, ठीक हो गया, इज इक्वल टू। अब उस साइड पे जी एक पहले ही था सिंपल,
ठीक है जी। अब ये जो 25 माइनस का था -25G, जब ये इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो जाकर ये क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा 25G। इस साइड पे माइनस था, दूसरी साइड पे जाके प्लस हो गया। अब 2.5 -1 किया तो हमारे पास आंसर आ गया 1.5। ओके जी। और दूसरी साइड पे g प्लस 25G, देखो यहाँ पर जब हमने 1 को g से मल्टीप्लाई किया था तो आंसर आया था केगा जी, ये केगा जी नहीं है, इन रियलिटी 1G है। ठीक है, ये भी 1G है। अब यहाँ पर भी 1G, तो 1G प्लस 25G 26G। 2.5 -1 1.5। ठीक है जी। अब अगेन ये इधर g के साथ 26 मल्टीप्लाई हो रहा है। मैथ का रूल, एक साइड पे जो चीज मल्टीप्लाई होती है जब हम इक्वल की दूसरी साइड पे उसे लेकर जाए तो वो डिवाइड हो जाती है। तो ये दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा, इस साइड पे ये आ जाएगा 1.5 डिवाइडेड बाय 26 इज इक्वल टू g। ठीक हो गया, 1.5 डिवाइडेड बाय 26 इज इक्वल टू g। क्लियर हो गया। अब हमें जो होती ग्रोथ है, इंटरेस्ट है, ये सारे फैक्टर हमें चाहिए होते हैं परसेंटेज में। ठीक है, हमें किस में चाहिए होते हैं, परसेंटेज में। तो इनको परसेंटेज में फाइंड करने के लिए, इनका परसेंटेज में आंसर लेने के लिए, अगर मैं इसे सिंपल चलो लिख देता हूँ पहले, 1.5 डिवाइडेड बाय 26, तो ये आंसर मेरे पास आ गया 0.057, बहुत है इतने, तो 0.057 इज इक्वल टू जी। हमें ग्रोथ परसेंटेज में हमने निकालनी होती है, तो डेट्स वाई हम फिर इसे क्या करते हैं, इसे 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो g इज इक्वल टू, चलो मैं ऐसे ही उसी साइड पे जाने देता हूँ, 0.057 मल्टीप्लाई इसे करते हैं किसके साथ, 100 के साथ, क्योंकि हमें परसेंटेज में चाहिए आंसर। तो हमारे पास आंसर आ जाता है g इज इक्वल टू 5.7692। ठीक है जी, वो पूरी वैल्यू परसेंटेज के साथ। क्लियर हो गया, बिल्कुल सिंपल है। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। ओके, पहले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर उसके सोल्यूशन की तरफ आते हैं। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ये था हमारे पास, कंसीडर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टॉक्स एंड सोल्व फॉर द मिसिंग एलिमेंट। कि हमें उसने कुछ क्वेश्चन की वैल्यूज दी हुई हैं, उसने कहा कि इनके अंदर ये मिसिंग है कुछ, ये जो खाली बॉक्सेस हैं ये मिसिंग थी। उसने कहा जी ये मिक्सिंग वैल्यूज जो है वो हर किसी में फाइंड करो। 5 स्टॉक है ABCDE, उनकी करंट ईयर्स के डिविडेंड भी दिए हुए, करंट ईयर डिविडेंड्स मतलब D0, एक्सपेक्टेड ग्रोथ भी दी हुई है यानी कि जी आपको दिया हुआ है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न यानी कि RE भी गिवन है, और वैल्यू आपने फाइंड करनी है। कुछ की उसने वैल्यू गिवन है, और उसके अंदर किस मतलब इसके अंदर बी के अंदर हम देखें तो करंट ईयर का डिविडेंड फाइंड करना है, सी के अंदर हम देखें तो एक्सपेक्टेड ग्रोथ फाइंड करनी है, डी के अंदर हम देखें तो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न फाइंड करना है, और अगर ई और ये पहला ए देखें तो इन दोनों के अंदर वैल्यू ऑफ शेयर ऑफ स्टॉक फाइंड करनी है। फार्मूला वही है, सेम फार्मूले से चलेंगे। ये देखो जी, ये मैंने उसको टेबल में कर लिया कि ये वही वैल्यूज, ये सारा कुछ। अब हमारे पास पहले इधर ये मिसिंग है, इधर ये मिसिंग है, इधर ये मिसिंग है, इसमें ये मिसिंग है, और इसमें ये मिसिंग है। हमने ये मिसिंग वैल्यूज फाइंड करनी। ठीक है जी, सबसे पहले चलते हैं स्टॉक 1 के ऊपर। ठीक है जी, स्टॉक 1 के ऊपर चलते हैं, स्टॉक 1 की वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है भाई, सॉरी मैं नीचे से आता हूँ क्योंकि ना मेरे लिए आसानी रहेगी बाद में ये आपको सोल्यूशन सेंड करने में भी, मैं लिंक साथ शेयर कर दूंगा जिसके अंदर पूरा सोल्यूशन होगा। मैं नीचे से आ रहा हूँ, मैं सबसे पहले ई का फाइंड कर लो, स्टॉक ई की फाइंडिंग पे जा रहा हूँ। ठीक हो गया जी। ओके जी, ई की फाइंडिंग पे जाते हैं, हमारे पास फार्मूला वही है, हमारे पास फार्मूला वही है सेम P0, ये जो हमने ऊपर लगाया सेम फार्मूला है, यही वाला। मैं यहीं से इसे कॉपी कर देता हूँ। ठीक है जी, फार्मूला वही है हमारे पास, P0 इज इक्वल टू D0 1 प्लस डी डिवाइडेड बाई RE माइनस जी। अब हमने इसमें क्या, हमें क्या क्या गिवन है, ई के अंदर करंट डिविडेंड गिवन है 1.10। ठीक है जी, तो करंट ईयर का जो डिविडेंड है उस पे चलते हैं। D0 हमें गिवन है 1.10 ई का, तो हमने 1.10 पुट कर दिया, 1 कांस्टेंट है वैसे ही आ गया, प्लस जी।
जी हमें एक्सपेक्टेड ग्रोथ गिवन है 4%, ठीक है, तो डेट मीन्स 4 डिवाइडेड बाय 100, ठीक हो गया। 4 डिवाइडेड बाय 100 अगर आप करो तो सिंपल सा आपको पता है कैलकुलेटर से ये आंसर आ जाएगा 0.04, तो मैं इसे डायरेक्ट 0.04 ही लिख देता हूँ। डिवाइडेड बाय आर ई, तो ये हमें आर ई गिवन है 10%, ये ऊपर गिवन है आर ई 10%, तो अगेन 10% का मतलब 10 डिवाइडेड बाय 100, तो डेट मीन्स 0.1 माइनस जी, अगेन जी, ये हमारे पास गिवन है 4%, डेट इज 0.04, ये लो जी 0.04 पुट कर वैल्यूज, ठीक हो गया जी। वैल्यू ऑफ प्राइस स्टॉक की नहीं हमें पता, तो ये जो वैल्यू है जो पी है, पी नॉट, ये हमें नहीं पता, ये हमने फाइंड करना है, ठीक हो गया। पी नॉट हमें नहीं पता, वो हमने फाइंड करना है, तो डेट्स वाई हमने पी नॉट की वैसे ही उसे पुट कर दिया। अब अगेन आगे चलते हैं जी, हमने फाइंड करना है पी नॉट इज इक्वल टू, ओके जी, 1.10 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 0.04, अगर मैं इन दोनों को प्लस करूं तो आंसर आएगा 1.04, 1.04 को 1.10 से मल्टीप्लाई करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, 1.10 मल्टीप्लाई बाय 1.04, ठीक है जी, ये हमारे पास आंसर आ गया 1.144, ठीक हो गया जी। डिवाइड करते हैं इसे 1.144 डिवाइड करते हैं 0.1 माइनस 0.04, तो नीचे क्या आंसर आएगा 0.1 माइनस 0.04, दैट इज 0.06, 0.06, ओके जी। देन पी नॉट किसके बराबर आ जाएगा 1.144 डिवाइडेड बाय 0.06, ठीक हो गया जी। आंसर आ रहा है मेरे पास 19.06, आंसर कितना आ रहा है 19.06, ठीक हो गया। अब इस आंसर को मैं यहाँ पर ये जो मिसिंग वैल्यू में पुट कर देता हूँ, डेट इज 19.06, क्लियर हो गया जी। इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ ताकि आपको पता लग जाए हमने आंसर निकाला, क्लियर, ओके जी। अब इसके बाद मैं ऊपर चलता हूँ, ये मैंने इसलिए किया था कि मैं इनके ऊपर ऐसे ना वैल्यू लेता जाऊंगा, वरना वो सारे उल्टे हो जाएंगे, ठीक है जी। ई के बाद अगला कौन सा है जी, डी, डी को फाइंड करने की तरफ जाते हैं, डी की फाइंडिंग की तरफ जाते हैं। फार्मूला वही है जो हमारे पास पहले था, पी नॉट डी नॉट 1 प्लस जी इज डिवाइडेड बाई आर ई माइनस जी, अगेन वही फार्मूला पी नॉट, हमारे पास क्वेश्चन में देखते हैं डी के अंदर वैल्यू गिवन है पी नॉट की, आ रही है वैल्यू या प्राइस ऑफ स्टॉक पी नॉट, ठीक है जी, बिल्कुल गिवन है 7.650, ओके जी। तो पी नॉट की जगह पे उसकी वैल्यू पुट करते हैं 7.650 इज इक्वल टू डी नॉट हमें गिवन है, ये है जी करंट ईयर का डिविडेंड डी का 0.75 बिल्कुल गिवन है जी, तो 0.75 वैल्यू पुट कर दे। देन 1 प्लस जी, 1 फार्मूले का कांस्टेंट वैसे ही आ गया, प्लस है ग्रोथ, एक्सपेक्टेड ग्रोथ गिवन है जी, बिल्कुल गिवन है, डेट इज 2%, ग्रोथ कितनी 2%, मतलब 2 डिवाइडेड बाय 100, 2 को 100 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.02, ठीक है जी। तो ग्रोथ कितनी आ गई 0.02 डिवाइडेड बाय आर ई, आर ई गिवन है नहीं जी, आर ई तो फाइंड करना है, आर ई नहीं है हमारे पास, ओके जी, उसे ऐसे ही लिख देते हैं आर ई, माइनस जी फाइंड करना है जी, जी नहीं है, जी हमारे पास है एक्सपेक्टेड ग्रोथ 2%, यानी कि 0.02, उसे हमने पुट कर दिया 0.02, तो जी वैल्यूज पुट कर दी, ओके जी, क्लियर। आगे चलते हैं, अगेन देखो हम वही काम करेंगे, ये आर ई माइनस 0.02 जो है वो इधर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो दूसरी साइड पे जाकर, सॉरी इस साइड पे डिवाइड होगा, ये डिवाइड का निशान है, ठीक है, ये डिवाइड हो गया तो दूसरी साइड पे इधर 7.650 के साथ जाकर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है जी। तो हमारे पास इधर क्या आ जाएगा 7.650 मल्टीप्लाई क्या होगा आर ई माइनस 0.02, आर ई माइनस 0.02 इज इक्वल टू
इधर क्या है 0.75 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 0.02। अब ये है दोनों वैल्यू 1 प्लस 0.02। मैं पहले इसे इकट्ठा करता हूँ तो ये क्या आ जाएगा 1.02। ये आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा 1.02। देन इस 1.02 को 0.75 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 0.75 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ 1.02 से। ठीक हो गया जी। तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है 0.765। 0.765 ये मेरे पास आंसर है। अब ये 7.650 जो है वो इन दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई हो गया, RE से भी और 0.02 से भी। ठीक है जी। जब ये 7.650 RE से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आंसर आएगा 7.650 RE। ठीक है जी। ये उससे डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा और माइनस 7.650 मल्टीप्लाई होगा 0.02 से। 7.650 किससे मल्टीप्लाई होगा 0.02 से। ठीक है 7.650 किससे मल्टीप्लाई होगा 0.02 से। ठीक है जी। तो आंसर आ रहा है 0.153। आंसर क्या आ रहा है 0.153 इज इक्वल टू, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, दूसरी साइड पे हमारे पास वैल्यू है 0.765। ठीक हो गया जी। अब ये जो 7.65 आ रही है इसको मैं इसी साइड पे रखता हूँ। ये जो माइनस 0.153 है इसको मैं दूसरी साइड पे लेके जा रहा हूँ। इसको मैं दूसरी साइड पे लेके जा रहा हूँ। इक्वल का सिंपल सा रूल, जब ये दूसरी साइड पे इस साइड की माइनस वाली वैल्यू दूसरी साइड पे जाएगी तो जाकर प्लस हो जाएगी। देन हमारे पास क्या आ जाएगा 7.650 RE इज इक्वल टू, उस साइड पे वैल्यू थी 0.765। अब ये 0.153 उस साइड पे जाएगा तो ये जाकर प्लस हो जाएगा, प्लस 0.153। ओके जी। अब इन दोनों को प्लस करते हैं, 0.153 को प्लस करते हैं 0.765 में, तो ये आंसर आता है हमारे पास 0.98 918। मैं जो पुटिंग करता हूँ 7.650 RE इज इक्वल टू 0.918। 0.918 ये आपके पास आंसर आ गया। ठीक हो गया जी 0.918। ओके जी। अब ये 7.650 RE के साथ मल्टीप्लाई हो गया तो ये दूसरी साइड पे जाकर क्या होगा डिवाइड हो जाएगा। इस साइड पर रह गया RE इज इक्वल टू, दूसरी साइड पे क्या था 0.918 डिवाइड किस पे होगा 7.650 पर, 7.650 पर। इसे डिवाइड करते तो RE हमारे पास आ जाएगा 0.918 डिवाइडेड बाय 7.650, दैट इज 0.12। ठीक है जी। रिटर्न जो है रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है हमें वो भी परसेंटेज में चाहिए होता है, तो डेट्स वाई हम क्या करेंगे RE में ये 0.12 को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 12%। क्लियर हो गया जी। आंसर कितना आ गया 12%। अब ये इधर मिसिंग अमाउंट में इधर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न के अंदर मैं इसकी जगह पे क्या लिख देता हूँ कि ये क्या है 12% हमने आंसर फाइंड कर लिया। क्लियर हो गया जी। देन ऊपर चलते हैं सी की तरफ, डी की वैल्यू निकल आई। ओके जी। अब इधर सी निकालते हैं। ठीक हो गया जी। सी में चलते हैं। फार्मूला वही है जो हमारे पास पहले था, पी नॉट इज इक्वल टू डी नॉट 1 प्लस जी डिवाइडेड बाई आर ई माइनस जी। सेम फार्मूला है। इस फार्मूले की वैल्यूज पुट करते हैं हम। पी नॉट हमें गिवन है सी की, बिल्कुल गिवन है 21.0। ठीक है जी। तो पी नॉट की जगह पे उसकी वैल्यू पुट करते हैं 21.0 इज इक्वल टू डी नॉट हमें गिवन है सी का, जी बिल्कुल गिवन है 1.0, तो उसकी जगह पे 1.0 उसकी वैल्यू पुट कर दी। 1 कांस्टेंट है एज इट आ गया, प्लस किया जी, जी हमें गिवन है जी सी का, नहीं जी जी तो नहीं गिवन हमें, ये जो एक्सपेक्टेड ग्रोथ है ये तो हमने फाइंड करनी है।
ठीक है, तो इसके अंदर जी नहीं गिवन। तो अब क्या करते हैं जी को ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है जी को सेम ऐसे ही रहने देते हैं। डिवीजन आर ई बिल्कुल गिवन है सी का 10%, तो इधर 10%, 10% का मतलब क्या है 0.1, उसे पुट करते हैं माइनस जी तो हमने फाइंड करना है, तो जी वैसे ही आ गया क्योंकि हमने उसे फाइंड करना है। ठीक है वैल्यूज पुट हो गई। अब सॉल्व करते हैं अगेन, सेम वही काम, 0.1 माइनस जी इस साइड पे डिवाइड हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। सेम वही काम करना है, 21.0 मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ, 0.1 माइनस जी के साथ, 0.1 माइनस जी। ओके और इस साइड पे क्या रह जाएगा, 1.0 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ तो आंसर आ जाएगा 1 प्लस 1.0 जी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आंसर आ जाएगा 1 जी। ठीक हो गया ओके आगे चलते हैं। 21 जब 0.1 से मल्टीप्लाई होगा, 21.0 मल्टीप्लाई होगा 0.1 के साथ तो आंसर आ जाएगा 2.1 माइनस ऐसे 21 जब जी से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आ जाएगा 21 जी इज इक्वल दूसरी साइड पे हमारे पास है 1 प्लस 1 जी वाले एक साइड पे कर देते हैं, बाकी सब एक साइड पे कर देते हैं। 2.1 दूसरी साइड से ये जो 1 था ये वाला 1 इक्वल की इस साइड पर आया, उस साइड पे प्लस था तो इस साइड पर आकर माइनस हो गया इज इक्वल टू उस साइड पे जी था 1 जी। अब ये जो -21 जी है, ये -21 जी उस साइड पे गया तो उस साइड पे जाकर ये क्या हो गया +21 जी। 2.1 -1 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1.1 इज इक्वल टू 1 जी प्लस 21 जी करेंगे तो डेट इज 22 जी। अब ये 22 जी से मल्टीप्लाई हो गया तो दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो 1.1 डिवाइडेड बाई 22 इज इक्वल टू जी। 1.1 को 22 पे डिवाइड कर दो, 1.1 डिवाइडेड बाय 22 तो आंसर आता है 0.05 इज इक्वल टू जी। अगेन हमें जी को भी परसेंटेज में निकालना होता है, तो हम इस 0.05 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100 जी फाइंड करने के लिए, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5% इज इक्वल टू जी। तो जी कितना आ गया सी के अंदर, सी स्टॉक का जी कितना हमारे पास निकल आया 5%। तो यहाँ पर उसकी भी वैल्यू पुट कर देते हैं, डेट इज 5%। ठीक है, और इसे भी बोर्ड कर देते हैं ताकि हमें पता लग जाए कि ये मिसिंग वैल्यू थी जो हमने फाइंड की। अब चलते हैं बी स्टॉक की तरफ। बी स्टॉक में हमने फाइंड करना है करंट डिविडेंड। ठीक है इसको भी नीचे मूव कर देते हैं और इधर आ जाते हैं हम बी स्टॉक पर। तो हमने फाइंड करना है बी स्टॉक। ठीक हो गया बी स्टॉक पे फार्मूला हमारे पास अगेन वही है, सेम वैल्यूज पुट करते हैं। करंट डिविडेंड सबसे पहले प्राइस, प्राइस हमें गिवन है बी की बिल्कुल गिवन है, डेट इज 26। तो 26 प्राइस आ गई। डी नॉट हमने फाइंड करना है, वो नहीं गिवन तो डी नॉट एज इट आ गया, इंटू 1 प्लस जी 1 फार्मूले का आ गया, और जी हमें गिवन है बी स्टॉक का बिल्कुल 4% गिवन है। 4% मतलब 4 डिवाइडेड बाई 100, डेट इज 0.04। ठीक हो गया डिवाइडेड बाय आर ई माइनस जी। आर ई क्या है, रिटर्न ऑन इक्विटी या रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, जो हमें गिवन है बी का 6%। 6% मतलब कितना होगा, 6% का क्या मतलब होगा, 6 डिवाइडेड बाय 100 डेट इज 0.06 माइनस जी कितना है 0.04। ओके वैल्यूज पुट करते हैं, 26 एज इट आ गया। ठीक है इज इक्वल टू डी नॉट है, डी नॉट 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1 डी नॉट। ठीक है, डी नॉट को अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो हमारे पास आंसर आ गया 1 डी नॉट। ठीक हो गया प्लस डी नॉट 0.04 से मल्टीप्लाई। चलो मैं इसे कंबाइन कर देता हूँ ऐसे करने की बजाय, आसानी के लिए डी नॉट आ गया 1 में
0.04 प्रेस किया तो वो कितना आ गया 1.04। ठीक हो गया जी। अब डिवाइड 0.06 माइनस 0.04 ये किया तो हमारे पास आंसर आ गया 0.02। ठीक है जी। 0.06 माइनस 0.04 किया तो आंसर आ गया 0.02। अब ये 0.02 इस साइड पे डिवाइड हो गया है तो दूसरी साइड पे जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 26 के साथ। तो 26 मल्टीप्लाई बाय 0.02 इज इक्वल टू 1.04 1.04 डी नॉट। ठीक है जी। ओके जी। 26 को 0.02 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 0.52। 0.52 इज इक्वल टू 1.04 डी नॉट। 1.04 डी नॉट। अब ये डी नॉट के साथ 1.04 मल्टीप्लाई हो गया है तो दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा 0.52 डिवाइडेड बाय 1.04। ठीक है जी। इज इक्वल टू डी नॉट। क्लियर जी। तो आपके पास आंसर आ गया डी नॉट इज इक्वल टू 0.52 डिवाइडेड बाय 1.04 0.5। तो that is 0.5 0.5। तो ये आपके पास करंट डिविडेंड भी आ गया। करिएगा जी। इस तरीके से सारा का सारा आपके पास आंसर आ गया। ओके जी। ये बी के अंदर इसका भी वैल्यू पुट कर देते हैं 0.5। इसे भी बोर्ड कर देते हैं कि ये आंसर हमने निकाला है। ओके जी। लास्ट रह गया ए को फाइंड करते हैं। मैंने इस वजह से नीचे से ऊपर को आया कि अब वो ऑटोमेटिक नीचे से आगे जाते जाएंगे, वरना फिर आंसर अगर ए बी में शुरू करता तो फिर ए नीचे जाता बी नीचे जाता, ऐसे क्वेश्चन के सामने सारे होते जा रहे हैं आसानी से। ठीक है जी। फार्मूला वही है हमारे पास। वैल्यूज पुट करते हैं। प्राइस हमने फाइंड करनी है, प्राइस का हमें नहीं पता तो पी नॉट इज इक्वल टू डी नॉट हमें गिवन है 1.0। ग्रोथ में 1 प्लस जी एक्सपेक्टेड ग्रोथ है 3% दैट इज 0.03 डिवाइडेड बाय रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न आर गिवन है 5% दैट इज 0.05 माइनस जी। जी कितना है एक्सपेक्टेड ग्रोथ 3% दी हुई है दैट इज 0.03। ठीक हो गया जी। तो ये सारी की सारी वैल्यूज पुट कर दी। ओके जी। अब आंसर निकालते हैं। पी नॉट इज इक्वल टू, इनको प्रेस किया 0.03 को 1 में तो आंसर आ गया 1.03। तो इस 1.03 को 1.0 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है जी। 1.0 को मल्टीप्लाई करते हैं 1.03 से तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास, सेम वही आ जाएगा 1.03 डिवाइडेड बाय 0.05 माइनस 0.03 तो आंसर आ जाएगा 0.02। ठीक हो गया। तो पी नॉट किसके बराबर आ जाएगा 1.03 डिवाइडेड बाय 0.02। तो आंसर आ गया 0.0206। 0.0206। ठीक हो गया। 0.0206 ये आपके पास आंसर आ गया इसका। ठीक हो गया जी। ये आपके पास इसका आंसर आ गया कि इसकी जो प्राइस है वो 0.02। इसमें थोड़ा सा फर्क आया, एक सेकंड। हम क्वेश्चन की आंसर दोबारा एक मिनट कैलकुलेशन दोबारा चेक कर लेते। डी नॉट था 1, 1 प्लस एक्सपेक्टेड ग्रोथ थी हमारे पास 3% 0.03 डिवाइडेड बाय आर ही था 5 0.05 माइनस ग्रोथ थी 0.03। ओके जी। तो 0.05 में से माइनस किया 0.03 दैट इज 0.02 और 1 में प्लस किया 0.03 और उसे मल्टीप्लाई किया 1 के साथ तो दैट इज 0.203।
1.03 को मल्टीप्लाई किया 1 के साथ, 1.03 उसे डिवाइड किया 0.02 से, तो ये आंसर हो गई, ये कैलकुलेशन में गलती हो गई थी। ये आंसर आता है 51.5। ठीक है जी, तो प्राइस कितनी आ रही है 51.5। यहाँ पर मैं ये प्राइस पुट कर रहा हूँ 51.5। ठीक है, जिसे बोल्ड कर देता हूँ कि ये आंसर है हमारा। ओके जी, तो ये सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। दोबारा असाइनमेंट में देखते हैं, ये वाला थर्ड क्वेश्चन हमारा फुल हो गया। ओके जी, देन था फोर्थ क्वेश्चन, इसकी तरफ मूव करते हैं अभी फोर्थ क्वेश्चन पे। आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप बिटवीन अ स्टॉक्स प्राइस एंड द फैक्टर्स दैट डिटरमिन द प्राइस बेस्ड ऑन द कांस्टेंट ग्रोथ डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल। हमने ये ज्यूम करना है कि ग्रोथ जो है वो कांस्टेंट है। हम क्या ज्यूम करने जा रहे हैं कि ग्रोथ जो है वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल को यूज करते हुए, यानी कि ग्रोथ को कांस्टेंट समझते हुए, हमने क्या करना है, आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप। रिलेशनशिप बताना है बिटवीन अ स्टॉक प्राइस के एंड द फैक्टर्स, और फैक्टर्स के दरमियान। फैक्टर्स कौन कौन से गिवन है? सबसे पहले जैसे देखो, हमें करंट डिविडेंड गिवन है। हमें उसने क्या कहा जी, करंट डिविडेंड का रिलेशनशिप बताएं विद शेयर प्राइस के साथ, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। ये नीचे थोड़ा सा हिंट भी दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल, द रिलेशनशिप इज पॉजिटिव इफ एन इंक्रीज इन द फैक्टर रिजल्ट्स इन एन इंक्रीज इन द शेयर प्राइस। अगर किसी फैक्टर के बढ़ने से शेयर की प्राइस बढ़ती है तो हम उसे पॉजिटिव रिलेशनशिप यानी कि डायरेक्ट रिलेशनशिप बोलेंगे। ठीक है जी। अगर किसी फैक्टर के कम होने से शेयर की प्राइस कम हो जाती है तो उसे भी हम पॉजिटिव रिलेशनशिप यानी कि डायरेक्ट रिलेशनशिप बोलेंगे। ठीक है। अगर किसी फैक्टर के बढ़ने से, इंक्रीज होने से शेयर की प्राइस डिक्रीज हो जाती है, यानी कि एक बढ़ रहा है और दूसरा डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, या कोई फैक्टर डिक्रीज हो रहा है तो शेयर की प्राइस उससे बढ़ गई है। अगर दोनों का रिलेशनशिप, एक इंक्रीज हो रहा है और दूसरा कम हो रहा है, या एक कम हो रहा है तो दूसरा बढ़ रहा है, ठीक है, दोनों का रिलेशनशिप उल्टा है, तो इस रिलेशनशिप को हम बोलते हैं इनवर्स रिलेशनशिप या नेगेटिव रिलेशनशिप। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, इनवर्स रिलेशनशिप या नेगेटिव रिलेशनशिप। बारी बारी सभी को डिविडेंड करते डिस्कस करते हैं। करंट डिविडेंड में लो जी, यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर आपके सामने ये सारी वैल्यूज गिवन है। करंट डिविडेंड में पॉजिटिव रिलेशनशिप है, यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं, यहीं पे आपके सामने सारी डिटेल गिवन है। ओके जी, करंट डिविडेंड। अगर किसी का करंट डिविडेंड बढ़ता है, आज शेयर की डिविडेंड जो है वो इंक्रीज होता है। देखो, लेट अज्यूम मेरे पास एक स्टॉक है, वो डिविडेंड दे रहा है 10 रुपीज, उसके ऊपर डिविडेंड मिल रहा है। ठीक है, ये $10 उसके ऊपर डिविडेंड मिल रहा है। अब क्या हुआ कि उसकी जो वैल्यू है डिविडेंड की वो इंक्रीज हो गई। कंपनी कहती है जी इस बार हम 10 की बजाय $20 या 20 रुपीज डिविडेंड देंगे। पहले 10 था, अब 20 हो गया, डिविडेंड डबल हो गया। अब ज्यादा लोग उस शेयर को खरीदने लग जाएंगे कि यार इसके ऊपर डिविडेंड ज्यादा मिलना है। जब ज्यादा लोग उसको खरीदेंगे, डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ेगी। ठीक है, तो जैसे जैसे करंट डिविडेंड इंक्रीज होता है वैसे वैसे शेयर की प्राइस भी इंक्रीज होती जाती है। डेट्स वाई हम इसे बोलते हैं, डेट्स वाई हम इसे क्या बोलते हैं कि ये जो है, ये क्या है, पॉजिटिव रिलेशनशिप या डायरेक्ट रिलेशनशिप है इन दोनों के दरमियान, करंट डिविडेंड और शेयर प्राइस के। ठीक है, करंट डिविडेंड और शेयर प्राइस के दरमियान रिलेशनशिप पॉजिटिव या डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। देन दूसरा है एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट ऑफ डिविडेंड्स, कि फ्यूचर में कितना ग्रो करेगा। सेम वैसे ही है, देखो फ्यूचर में ये जितना ग्रो करेगा उतना फ्यूचर में डिविडेंड ज्यादा होगा। जितना एक्सपेक्टेड ग्रोथ ज्यादा होगी मतलब उतना डिविडेंड ज्यादा होगा। जितना डिविडेंड ज्यादा होगा उतनी शेयर्स की प्राइस ज्यादा होगी। तो इट मींस इसका भी रिलेशनशिप पॉजिटिव या डायरेक्ट रिलेशनशिप। थर्ड है रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, मुझे कितना रिटर्न चाहिए। जितना ज्यादा मेरा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न बढ़ता जाएगा, जितनी ज्यादा मैं डिमांड करता जाऊंगा कि मुझे इतने पैसे चाहिए, उतनी ही शेयर की प्राइस कम होती जाएगी। इनका एक दूसरे के साथ नेगेटिव रिलेशनशिप होता है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है। कैसे होता है जी, देखो मैंने ये कहा कि जी मुझे चाहिए कि सिंपल लफ्जों के अंदर मैं ये कह रहा हूँ कि जी मेरा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है 10%। ठीक है जी, एक शेयर है जो दे रहा है 8%। ठीक है, मैं कहता हूँ यार ये 8% देगा है, मैं 10 चाहता था, ये कम देगा है, मैं इसे सस्ता खरीदूंगा, मैं इसके ऊपर ज्यादा नहीं इन्वेस्ट करूंगा। ठीक है, अब वो अगर 10 रुपये वाला शेयर मुझे 9 या 8 रुपये में मिलेगा तो मैं खरीद लूंगा।
अगर वो 10 रुपये वाला शेयर मुझे 11 12 या 10 रुपये में भी मिलता है, मैं कहूँगा नहीं यार, मेरे ये मुझे कम रिटर्न पे कर रहा है, मुझे इससे मुनाफा कम हो रहा है, मैं उसे बाय नहीं करूँगा। दूसरी साइड पे अगर फर्स्ट करूँ, मैं 10% से, मेरा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 10 था, मैं उससे आगे मूव कर गया, मैं कहता हूँ जी अब मुझे ये 15% चाहिए, 15% मुनाफा होगा तो फिर। अब वो स्टॉक जो पहले 10 रुपये का बिक रहा था, ठीक है, और वो 10% रिटर्न दे रहा था, मैं उसे 10 रुपये का खरीदने पे तैयार था। अब मेरा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 15 हो गया, अब क्या मैं उस स्टॉक को खरीदूंगा? नहीं, मेरे लिए उसकी वैल्यू कम हो गई। क्यों? क्योंकि मैं 15 चाहता हूँ, वो 10 दे रहा है। तो जितना ज्यादा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऊपर को जाएगा, उतनी ज्यादा स्टॉक की प्राइस नीचे को आती जाएगी। जितना रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न नीचे को जाएगा, लेट्स अज्यूम 10 रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न पहले 10 था, अब मेरा कम होकर 5 पे आ गया, ठीक है, अब वो 5 पे चला गया, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 10 से 5 पर आ गया। अब वो शेयर जो पहले मुझे 10 रुपये में 10 रिटर्न दे रहा था, उसकी जितनी मेरी नज़र में वैल्यू थी, प्राइस थी, अब उसकी वैल्यू उससे ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि मैं 5% चाहता हूँ, वो मुझे 10 देगा, डबल देगा, तो मैं उसको महंगा भी खरीदने पर तैयार हो जाऊंगा। ठीक है, तो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न और शेयर प्राइस का एक दूसरे के साथ नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। ठीक है जी, क्लियर? ओके जी, ये छोटी सी हमारे जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स थे, आज हमने उनको डिस्कस किया।